स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कैमरा यूजेस। तो उसके बारे में ये चलेंगे और ये पार्ट 1 है, थोड़ा लंबा होने वाला है ये। तो हकीकत क्या है? आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको अपना यूज़ केस नहीं पता है कि मैं कैमरा से करूँगा क्या, आप कोई भी कैमरा खरीदिएगा रिग्रेट ही कीजिएगा। ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। और मैंने बहुत लोगों का कमेंट देखा है, वो कमेंट एकदम वेग रहता है, उसका ना सिर रहता है, ना पैर रहता है। बताने का मैं बता दूँ लेकिन वो तुक्का मारने वाला होता है, वो मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं किसी को ओपनली नहीं बताता कि ये खरीदो या वो खरीदो। भाई खुद से आपको यूज़ केस पता होना चाहिए, उसके बाद आपका बजट पता होना चाहिए, उसके बाद आप देखो कि इसमें क्या फिट हो रहा है। चाहिए तो सबको सब कुछ लेकिन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना। तो लॉजिक वही समझना रहता है कि हर कैमरा सब चीज़ कर सकता है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई कैमरा नहीं कि इसमें ये काम होगा नहीं। जैसे कि मैं कैनन 800D से कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये प्रेज़ेंटेशन वाला वीडियो हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं इसे ये नहीं कर सकता कि मतलब मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं कर सकता? कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। तो ये समझना है हर कैमरा में आपको लगा कि ब्लैक मैजिक से पिक्चर शूट नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने आज तक शूट ही नहीं किया, लोग करते हैं। हर कैमरा से हर काम हो जाता है, लेकिन अच्छे से कुछ ही वो काम कर पाएगा। यानी कुछ-कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक ओए होए होए! हमारा सारा लोड ले लिया। कुछ लोगों के लिए यार ये तो बेमतलब का खरीद लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से आता है? ये यूज़ केस से आता है कि आप यूज़ क्या कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है। और वहीं से आपका होता है कि वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम समझ और ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है काफ़ी लोगों के साथ कि इकोसिस्टम का बजट नहीं देखते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है, कोई भी कैमरा का सिर्फ़ कैमरा का दाम मत देखिए। कैमरा का देखिए, लेंस का देखिए, बैटरी का देखिए, मेमोरी का देखिए, कार्ड रीडर का देखिए। अगर मतलब आपके पास ढंग का कार्ड रीडर नहीं है, जैसे मेरे ही कैमरा में यूएचएस 1 नॉर्मल वाला एसडी कार्ड है, लेकिन मैंने उसपे यूएचएस 2 कार्ड लगाया है। क्यों? मैं डेली वीडियो बनाता था हूँ और उससे निकाल के फिर उसको कंप्यूटर में डालता था। कंप्यूटर में अच्छा खासा वेट करना पड़ता था क्योंकि 60 से 70 एमबीपीएस पे वो डंप कर पाता था फाइल। यूएचएस 2 कर दिए। कैमरा नहीं यूज़ कर पाता लेकिन वो आराम से 230 एमबीपीएस का स्पीड से डंप कर पाता। अब चूँकि मैं डेली कर रहा था तो मेरा डेली टाइम बचने लगा। तो वैसे ही समझना आता है। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है जिसके बारे में आप ध्यान नहीं देंगे लेकिन यही सब का बिल बढ़ जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप सब चीज़ अच्छे से ध्यान दे रही है, लेकिन सोनी का एक कमज़ोरी पे आपने ध्यान नहीं दिया कि सोनी का जो सी फास्ट टाइप ए कार्ड आता है, यानी कि बाकी सारी कंपनी टाइप बी यूज़ कर रही है। मत पूछिए कि सोनी ने क्या फूँका था कि ये क्या, क्योंकि टाइप बी सोनी का ही बनाया हुआ है, उसे एक्सक्यूडी कहते थे। वही एक्सक्यूडी फॉर्मेट दिया गया सी फास्ट एसोसिएशन को, उसने उसको स्टैंडर्डाइज़ में बदला। ये लोग बोले, "अरे! हम स्टैंडर्ड कैसे यूज़ कर लेंगे? लूज़ मोशन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा?" तो ये सी फास्ट टाइप ए बना लेंगे। तो इसका दाम का अंदाज़ा देते हैं, ये इंडिया के साइड का ही दाम का अंदाज़ा दे रहे हैं। अगर आप इसका 1 टेराबाइट वाला टाइप ए खरीदते हैं तो इसका इंडिया में दाम पड़ेगा 44,000, 40,000 से ऊपर चल जाएगा। वहीं पे टाइप बी आप लेते हैं, वही 1 टेराबाइट जो कि डबल स्पीड पे चलेगा क्योंकि ये 1 लेन का है, ये टाइप बी 2 लेन का होता है और टाइप सी है जो 4 लेन का होता है, लेकिन वो अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है। 4 लेन का बनाया गया था वो इसके लिए, सिनेमा कैमरा के लिए। तो उसका दाम 15,000 है। मतलब 16 समझ लीजिए, 990 है। तो देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर बढ़ जाएगा। आप आराम से सोच सकते हैं कि यार मैं ना एकदम कैमरा पे पूरा आपने ध्यान दिया, आपने पूरा ध्यान दिया, लेंस पे दिया, आपने 1-2 ठो एक्स्ट्रा बैटरी के लिए भी बजट कर लिया, लेकिन मेमोरी पे आपने ध्यान नहीं दिया तो लटक गए। अब मान लीजिए मेमोरी आप ले ली, फिर उसका कार्ड रीडर भी तो लेना पड़ता है। कार्ड रीडर पे भी अगर आप कटौती करते हैं तो फिर हो जाएगा भैया पेन ड्राइव से लगा, ये मतलब आपको कैमरा को एज़ अ कार्ड रीडर यूज़ करना पड़ेगा। इस मामले में सोनी में कुछ-कुछ मतलब जो भी एकदम चीप कैमरा नहीं है, जैसे कि आप 7C मार्क II से ऊपर का आप चले जाते हैं, जैसे कि A7 मार्क IV पे चले जाते हैं, तो उसमें 10 जीबीपीएस वाला आउटपुट रहता है। वहाँ पे आप एक्चुअली अच्छा स्पीड से कार्ड रीडर मतलब आपका डेटा जो है कार्ड से निकाल के डंप कर सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे लोग चलना नहीं चाहते। तो ये सब समझना पड़ता है। पूरा इकोसिस्टम का देखिए तो एटलीस्ट मिनिमम क्या है, मेमोरी कितना लगा रहे हैं, मेमोरी रीडर का क्या जुगाड़ है, बैटरी कम से कम 1-2 ठो तो एक्स्ट्रा खरीदिए ही, और लेंस फ्लैश लेस आजकल लोग उतना नहीं करते, लेकिन वो अगर आपका फील्ड में रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो। तो पूरा इकोसिस्टम का दाम देखिए। बहुत लोग चौंक जाते हैं कि अरे भैया बैटरी 3,500 का आता है, इतना में तो हमारा इन्वर्टर का बैटरी आता है। बात वही है। इन्वर्टर नहीं, यूपीएस है, छोटा यूपीएस में उतना आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो बहुत सफ़र करेंगे। जैसे कि आपने कैनन में देखा कि अरे भैया उसमें टाइप बी स्लॉट है, आपने ध्यान नहीं दिया कि उसका अनाउंसमेंट था कि उन्होंने लेंस माउंट खोल दिया, लेंस माउंट नहीं खोले और सिर्फ एपीएस-सी के लिए खोले हैं, फुल फ्रेम अभी भी नहीं आता। आप खरीद के बाद में देखें, अरे भैया ये सब लेंस का दाम सोनी के लेंस से ज़्यादा है और नाइकॉन से ज़्यादा है। मतलब जान निकालना लगेगा इसके ऊपर लेंस आप देखोगे तो। तो वही समझिए कि ध्यान पूरा इकोसिस्टम पे दीजिए और अच्छे से। नहीं देंगे तो बहुत सफ़र करेंगे, इसीलिए पूरा इकोसिस्टम हमेशा चेक करना होता है, सिर्फ़ एक चीज़ पे नहीं दौड़ना होता है। तो हकीकत वही है।
तो अब हम थोड़ा यूज़ केस को बात करते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, आप मुँह खोलते हो हमको फ़ोटोग्राफ़ी करना है, आपको वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है, सर मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी करना है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? तो ये इकोसिस्टम यानी फ़ोटोग्राफ़ी लेंस फ स्पेसिफ़िक होता है, यानी कि आप करना क्या चाहते हैं? जैसे कुछ लोग का है कि भैया मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, उनकी रोज़ी-रोटी आती है उससे, तो उसके लिए वो डेडिकेटेड लेंस लेते हैं। कुछ लोग वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी आपका अगर ये सब डिपार्टमेंट में है, तो जनरली कहा जाता है कि 2 लेंस आप रख सकते हो और 90% केसेज़ में आप संतुष्ट रहोगे। जैसे कि हो गया 24 टू 70 और 70 टू 200 मिलीमीटर ये दोनों का ज़ूम आता है। ये होली ट्रिनिटी का 2 सबसे पॉपुलर लेंसेज़ है और इसमें से होली ट्रिनिटी में 3 लेंस है। एक अल्ट्रा वाइड टू वाइड, एक है वाइड टू ज़ूम, ज़ूम टू सुपर ज़ूम। तो ये 70 टू 200 को ज़ूम टू सुपर ज़ूम कह लेते हैं। तो यही समझिए, अगर आपके पास ये 2 लेंस हैं, किसी भी इकोसिस्टम में आपका वो टैमरॉन का हो, सिग्मा का हो, सोनी का हो, नाइकॉन का हो, कैनन का हो, फूजी का हो, कुछ भी हो, ये 2 लेंस अगर आप रखते हैं, मतलब आपको गाड़ी खोलना है, आप सीखने के मार्ग से जा रहे हैं या अभी आप फील्ड में उतरे हैं, तो अभी आपके पास पूरा वो बना नहीं क्योंकि हर फ़ोटोग्राफ़र का एक ये बन जाता है, क्या बोलते हैं सिग्नेचर। कुछ फ़ोटोग्राफ़र को है ना कि वो टेलीफ़ोटो से काफ़ी खींचते हैं, बोले इसमें क्या फ़ायदा है? टेलीफ़ोटो से फ़ायदा होता है ना कि जैसे मान लीजिए भीड़ है, ठीक है? शादी हो रहा है, शादी भीड़ वाला है, उसमें आपको ब्राइड को आइसोलेट करना है, ठीक है? अब रहा बात उसके मुँह पे तो आप कैमरा बार-बार नहीं घुसा सकते। 1-2 बार भले लोग करने दें, बाद में वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी। लोग क्या करते हैं टेलीफ़ोटो लेते हैं, साइड से एकदम एंगल से ले लेते हैं ज़ूम करके, तो वो एक ये फीलिंग देती है जिसे हम लोग कहते हैं इन सिचु फीलिंग मतलब कि कोई छेड़खानी नहीं किया गया, बस हो रहा है। उस सब फ़ोटोज़ के लिए लोग बहुत खर्च हैं, इसीलिए इस तरह के बड़े-बड़े लेंस अभी भी चलते हैं और दूसरा एक और साइकोलॉजिकल फ़ायदा होता है। अगर आप बड़ा कैमरा निकालते हैं, सर मेरा बड़ा है, भले घटिया हो, लेकिन लोग पैसा देने में तकलीफ़ नहीं करेंगे, अरे हाँ भाई बड़ा कैमरा लाया है। तो वो समझ रहे हैं, ये सब आपको लेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये 2 लेंस गाड़ी खोलने के लिए मेजॉरिटी लोगों का काम कर देता है। 70 टू 200 काफ़ी चीज़ को सँभाल लेता है और 24 टू 70 बचा-खुचा चीज़ को सँभाल लेता है। जिसे कहते हैं कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वो सब बहुत बढ़िया सूट करता है। ये 2 ऑलमोस्ट आपका गाड़ी सारा खोल देगा और इसको यूज़ करते-करते आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को मेबी आपका हो सकता है कि यार 200 से काम नहीं चला, मेरे को थोड़ा और चाहिए। ठीक है, आप उससे बड़ा लेंस भी लीजिए। फिर आपको हो सकता है कि नहीं यार मैं तो वाइड पे ही रहता हूँ, आप अल्ट्रा वाइड पे चले जाइए, होली ट्रिनिटी में 3 लेंस है, इससे भी अल्ट्रा वाइड वाला आता है, आप उसमें जा सकते हैं। आपको ये 2 गाड़ी खोल देगा और आराम से आप चल सकते हैं और ये सब प्रोफ़ेशनल सीरीज़ में सबसे पहले बनाया जाता है। तो हर कंपनी काफ़ी मेहनत करती है इसको अच्छे से बनाने में, रिफ्रेश करने में। तो है। फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप रॉ में काम कर रहे हो कि जेपेग में। मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ़र को देखा है जो रॉ पे काम ही नहीं करते हैं। वो सीधा है कि भैया फ़ोटो खींचते हैं, वो दे देते हैं। वो उसी के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या लोग को उतना मतलब वैल्यू नहीं देते हैं कि भैया आप कलर ठीक करो या उसको थोड़ा-सा निखारो, तो कोई क्यों मेहनत करे, ठीक है? बहुत लोग का होता है कि यार सर जेपेग और रॉ के बीच में मैं क्यों मेहनत करूँ जब कस्टमर एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है? आप जेपेग कीजिए तब आपको अलग-अलग कैमरा में ध्यान देना होगा क्योंकि जेपेग अगर आप आते हो काफ़ी लोग नाइकॉन से काफ़ी खुश हैं, इसलिए नहीं कि कैमरा बहुत बढ़िया है, इसलिए कि उसका जेपेग इंजन यानी कि जो रॉ फाइल आ रहा है, उससे जेपेग कैसा वो रेंडर कर रहा है, वो बहुत अच्छा बनता है। काफ़ी लोगों को बस फ़ील आ जाता है कि यार अच्छा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सोनी और कैनन का खराब है या फूजी का खराब है। फूजी का तो बहुत अच्छा है, खासतौर पे जो लोग इंस्टाग्राम में यंग जनरेशन में जिनको चलना रहता है, वो लोग जनरली फूजी के पीछे भागते हैं। ताकि फूजी का एक वो फीलिंग आता है। नाइकॉन इसलिए कहते हैं नाम थोड़ा पता है लोगों को और बड़ा लेंस आप लगाते हो, बड़ा है, तो मेरा बड़ा है। जेपेग इंजन अच्छा है तो लोग नाइकॉन काफ़ी चूज़ करते हैं। अब जिनको है कि रॉ पे काम करना है उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैं फ़ोटो फ़ाइल आएगा मेरे पास मैं उसको अपने हिसाब से कर लूँगा। तो ये सब भी आपको करना है, सोचना पड़ेगा आपको इसके बारे में। दूसरा, सोशल मीडिया स्पीड क्या है आज के टाइम में आपका? क्योंकि डिपेंड करता है, अगर आप थोड़े एजेड लोगों की शादी में जा रहे हो, जैसे मान लो अराउंड 30 टू 40 के बीच वालों का शादी जा रहे हो या सेकंड मैरिज में जा रहे हो, तो वो लोग रिलैक्स टाइप रहते हैं थोड़ा, उनको हड़बड़ी नहीं, अरे तुरंत फ़ोटो दिए शेयर करना है, शेयर करना है। वहीं पे अगर आप यंग लोगों की शादी करने वाले हैं, जो अभी डिवोर्स हुआ नहीं है उनका, तो वो लोग शादी में एकदम मतलब 5 मिनट के पीछे आपके पीछे सब लोग पड़ जाएँगे, फ़ोटो कहाँ है सर इंस्टाग्राम में देना है। तो आप किस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा डील कर रहे हो? तो सोशल मीडिया स्पीड आपका है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी दिखता है, हर कंपनी क्लेम करती है कि हमारा कैमरा से फ़ोटो जो है आपके मोबाइल में चला जाएगा। ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत फँसाएँगे और कोई भी कंपनी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई भी कैमरा कंपनी इस पे ढंग से मेहनत नहीं करती है कि सर ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे हम दूसरे-दूसरे मोबाइल में चलाएँगे, इसे फाइन ट्यून करेंगे। एप्पल में लटक जाता है भाई, नहीं एकदम रिफाइंड नहीं है। सब कंपनी का आप वेबसाइट में जाइए मतलब गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या अ एप्पल है ऐप स्टोर पे जाइए आपको शांति से दिखेगा, सब लोग सिर्फ़ गाली देंगे, ये नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि नाइकॉन और कैनन में कि सर हम रॉ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? सर कैमरा के लिए पैसा मैंने दिया है, आप क्यों नहीं ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपका क्या है?
वो स्पीड क्या है आजकल ही मायने रखता है। बहुत सारे केसेस में लोग ये कर देते हैं कि एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस, जो 1980 का सिस्टम है उससे मतलब एक सर्वर बना के, मतलब एक बंदा टैबलेट लेके बैठा रहेगा, उसके पास सबका फाइल आता रहेगा, उधर उधर करेगा ताकि वो इंस्टाग्राम स्पीड आपका बनाए रखे। यानी कि जो सोशल मीडिया में जहाँ पे जो लोग इन्फ्लुएंसर टाइप लोग हैं या पहुंचा हुआ है, उनको तुरंत तुरंत चाहिए होता है। तो हाँ, एक बंदा सिर्फ यही कर रहा है। आप शूटिंग कर दो से तीन फोटोग्राफर शूटिंग कर रहे हैं, एक बंदा बस साइड में धर्र करके काम करते जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्पीड आपके लिए मायने रखता है कि नहीं, तो उस पे आपको ध्यान देना होगा। प्लस शूटिंग एक्यूरेसी आपकी कितनी होनी चाहिए, ये ऑटो फोकस और स्पीड। फ़ोटोग्राफ़ी में अगर आप जैसे बर्ड वुड के पीछे भाग रहे हैं या फाइटर जेट के पीछे भाग रहे हैं, प्लेन के पीछे जा रहे हैं, तो आपको स्पीड बहुत चाहिए क्योंकि आपका 90% का चलाने वाला है। तो वहीं पे अगर आप एक कैमरा से ट्राई करते हैं जहाँ पे 8 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है वर्सेस जो 40 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है, 40 फ्रेम सेकंड में अच्छा चांसेस है कि आप कुछ अच्छा हिट कर जाओगे। तो वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या रहे हो। फिर एक्यूरेसी ऑफ ऑटो फोकस, ये मायने रखता है थोड़ा कि अगर ऑटो फोकस अच्छा नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है। तो ये हो गया फोटोग्राफी का एक फील्ड कि मेरे को सिर्फ फोटोग्राफी करना, बाकी चीज़ें लेना देना नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन स्टाइल, जैसे जो आप ये देख रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल में समझिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे जनरली एपर्चर कम कर दिया जाता है। मैं कम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्यूब सिर्फ 100 वाट का है। बोले 100 वाट का ट्यूब काफ़ी नहीं, हाँ वो APS-C है इसलिए काफ़ी नहीं है। और अगर फुल फ्रेम रहता तो 100 वाट में शायद मैं और एपर्चर कम कर पाता, लेकिन मेरे को मन भी नहीं था और ऑटो फोकस में मुझे भरोसा है। मैंने बहुत टाइम वेट किया था मैं DSLR खरीदने का, पैसा तो मेरे पास थोड़ा जमा हो गया था, लेकिन खरीदे नहीं थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे कैनन का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस आने का। वो आया, मैंने खरीद लिया। तो यहाँ पे जनरली एपर्चर काफ़ी छोटा कर देता है। ऐसा क्यों करता है कि ताकि आपका हर चीज़ फोकस में आए। आपका टीवी है वो भी फोकस में आए, बंदा है वो भी फोकस में आए, प्रोफेसर है वो भी फोकस में आए, पीछे का स्क्रीन वो भी फोकस, इसीलिए हमेशा छोटा एपर्चर के पीछे भागते हैं। आप आज भी कई सारे जगह पे कॉन्फ्रेंसेस में या CES में ये सब में जाएंगे तो आपको हैंडी कैम दिखा। लोग हैंडी कैम आप क्यों यूज़ करें, कारण वही है, एपर्चर छोटा होता है और वो इस इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा से निखर के आता है। छोटा एपर्चर कीजिए, छोटा एपर्चर से आपका फोकस का हेडेक खत्म हो जाएगा, सब चीज़ फोकस में रहेगा, हेडेक खत्म। लेकिन आपको बहुत ब्राइटनेस चाहिए, यानी कि बम बम ट्यूबलाइट लगाना है। और ट्यूबलाइट के बारे में एक बात बताता हूँ, मतलब मैं तो यूज़ कर रहा हूँ क्यों, जैसे ये इस तरह के ट्यूबलाइट्स आते हैं, ये 20 वाट का है। ये सब कभी ना इस्तेमाल करें वीडियो के लिए। अगर कुछ नहीं कर सकते ठीक है, कुछ नहीं से बहुत बेटर है, लेकिन ये सब अच्छे लाइट्स नहीं आते क्योंकि अगर आप इसी में पढ़ोगे, लिखा रहेगा कि हाई CRI करके लिख दिया है, लेकिन आप हाई CRI को पढ़ोगे, एक्सीलेंट CRI लिख दिया है इसमें। CRI का रेटिंग कितना दिया है भाई, 80। CRI रेटिंग 80 दिया है, 80 से काम नहीं चलेगा, आपको 90 चाहिए या 100 चाहिए। 95 ही तक जा सकते हैं, 100 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे वो लगता है हैवल्स वाले में लिखा हुआ था CRI कितना एग्जैक्टली। तो खैर वही समझिए कि हर उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि CRI, इसीलिए वीडियो लाइट सबका दाम बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग CRI बहुत अच्छा रखते हैं तो दाम ज़्यादा होता है, मतलब सस्ता LED से काम नहीं चलता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए अगर कुछ नहीं है तो कुछ से तो बेटर ही है, लेकिन थोड़ा समझिए कि वीडियो लाइट का दाम इतना ज़्यादा इसीलिए होता है, उससे CRI यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स अच्छा होता है, तो उससे स्किन टोन्स अच्छे आते हैं, मतलब नेचुरल लगता है। नहीं तो थोड़ा सा कड़वा लगा, बोले पोस्ट में ठीक कर, नहीं, लाइट ही अगर गंदा है कुछ नहीं कर सकते आप इसका। लाइट गंदा मतलब सब खद्दा, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, तो वही समझिए। फिर इसमें अब आपको ये समझिए, प्रोजेक्टर से सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। प्रोजेक्टर करने में हमेशा वो शैडो वाला दिक्कत आएगा। लोग प्रोजेक्टर से आप दूर रहिए। अगर आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन करना है, वीडियो करना, प्रोजेक्टर से एकदम त्याग दीजिए, वो वर्थ नहीं है, किसी भी केस में वर्थ नहीं है। आपको लगे अरे बड़ा है, आजकल तो टीवी सब भी बहुत बड़ा आ जाता है, मतलब 65 से नीचे तो कहीं मिल नहीं रहा है। मैंने कोशिश किया इन लोगों से बात करने का, देखते हैं अगर हो सके तो शायद मैं ही लगाऊं। तो 65 तो आपको टीवी मिलता है, 85 तक चला जाता है। 85 से ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, आप क्या कर रहे हो जिसमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये समझना मजा। और आजकल ये सब जगह पे भी, तो बोले जैसे मान ली कोई कॉन्फ्रेंस है, जहाँ मैं अभी गया था स्केल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ कैसे कर रहे थे, LED वॉल लगा हुआ था। प्रोजेक्टर का टाइम खत्म हो गया, प्रोजेक्टर उतना वर्थ नहीं रहता है, तो वो कर सकते हैं। तो आपका कैमरा में क्या होना चाहिए, आपका कैमरा होना चाहिए लॉन्ग रिकॉर्ड टाइम। यानी कि अगर कैमरा बोलता है कि सर हम 10 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट है, छूना ही नहीं है आपको। आपका कैमरा बोलता है सर हम 30 मिनट का लिमिट है, आपको छूना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, नो ओवर हीटिंग। अगर ओवर हीट हो रहा है, क्या उसका कोई मैनेजमेंट है? जैसे कि फूजी के एक दो मॉडल में है कि सर आप आराम से उस पर एक फ़ैन लगा दीजिए, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वीडियो लंबा गर्म हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसमें फैन लगा दीजिए, वो ठंडा करते रहेगा ताकि आपको ओवर हीट नहीं हो। रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, वो होना चाहिए। सोनी में भी बहुत लोग का है कि अगर मतलब अंदर, जैसे मेरे केस में नहीं होगा, AC में चल रहा है या लेकिन लाइन भाग गया, गर्म होने लग जाएगा, तो उस केसेस में लोग फैन लगा देते हैं, USB फैन, ताकि वो ठंडा रहे। और इसीलिए वो कैम कॉर्डर सब इसीलिए चलता है, वो सब बनाया जाता है कई घंटे के यूनिट चलने के लिए। 8 से 9-10 घंटा वो रेगुलर चल सकते हैं बिना टेंशन के, बहुत हाई टेम्परेचर में भी चल सकते हैं।
वो उनका सेलिंग पॉइंट है कि आप इसको लगाइए और भूल जाइए, आपको दिमाग नहीं लेना है। और अगर कैमरा नहीं चल पा रहा है, अच्छा से इंसान भी नहीं चल पा रहा है। मतलब कि अगर आप डेज़र्ट में रख देते हैं उसको, बोल जाएगा, उसका भी एक लिमिट है, लेकिन वो उसमें भी काफ़ी देर टिकेगा। तो रिकॉर्डिंग टाइम में लिमिट नहीं होना चाहिए और ओवरहीटिंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर ओवरहीट हो रहा है, क्या इसे आप ठंडा कर सकते हैं? जैसे कि कैनन का आर सीरीज़ का जो पहले बैच के जो कैमरा निकाले गए थे, बहुत अच्छा इंसुलेटर बॉडी, ठीक है? तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता, इंसुलेटर 2 वे होता है, यानी कि दोनों तरफ से ब्लॉक कर देता है। तो लोग बाहर धूप में टेस्टिंग कर रहे हैं, अरे! क्या बात है, ये कैमरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत। एक बार ओवरहीट हो गया, फ्रिज में रखने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा था। क्यों? इंसुलेटेड था। दोनों तरफ इंसुलेशन काम करता है, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सकती। साइड इफ़ेक्ट अंदर की बाहर भी आसानी से नहीं जा सकती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर आप कैसे उसे एक्चुअली कैप्चर कर रहे हो, जैसे कि एचडीएमआई आउटपुट से आप कर सकते हो, ये सबसे कम लोड पे सबसे अच्छा करता है और मॉडर्न सारे कैमरा में ये आ गया है। क्या बोलते हैं, क्लीन एचडीएमआई आउटपुट, यानी कि एचडीएमआई में कोई हुला-लला नहीं है। आप सीधे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, कैप्चर भी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरे में नहीं है। मेरे में ऑलमोस्ट सब चीज़ अच्छा है, लेकिन वो फेस पे एक बॉक्स निकाल देता है, वो ऑटो फोकस बॉक्स। अगर वो बॉक्स नहीं रहता ना, मेरा तो हमको टेंशन ही नहीं रहता, हम इसी से लाइव स्ट्रीम करते हैं। एचडीएमआई आउटपुट आजकल सब में मिलता है, प्लस जब से कोरोना हुआ था उसके बाद से ये हो गया कि यूएसबी-सी में भी आउटपुट आने लगा। और अभी जितने सोनी के लेटेस्ट कैमरा रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे कि A7C Mark II के बाद से सब में 4K 30 फ्रेम पर सेकंड डायरेक्ट दे देता है आउटपुट। और फुल एचडी ये 60 एफपीएस डायरेक्ट, मतलब आपको कोई एचडीएमआई कैप्चर नहीं है, सीधा यूएसबी-सी केबल लगाइए, काम खत्म। तो आप उससे करना चाहते हैं। जनरली अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैंने इस सिस्टम को लगा के छोड़ दिया है, मतलब ये सिस्टम का एक काम है, इसको यही करना है, मैं एचडीएमआई कहूँगा। अगर आप थोड़ा कन्वीनियंस रखना चाहते हैं तो यूएसबी कहें, लेकिन एचडीएमआई ज़्यादा भरोसेमंद है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है। फिर हो गया एक्सटर्नल पावर, क्योंकि बोल रहे हैं लगा के आपको छोड़ देना है, बैटरी है, लेकिन लगा के आपको छोड़ देना है। तो वो सब का आपको ध्यान देना होगा, कैसे आप बैटरी लगाओ, जैसे कि चाहे यूएसबी पावर बैंक से चला रहे हो या मतलब बैटरी डमी बैटरी का इस्तेमाल करो, ये सब सोचना होगा। और गुड डायनामिक रेंज होना चाहिए कैमरा में, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि मेरे केस में बहुत मेहनत लगा मुझे ये दोनों, मतलब मेरा चेहरा भी देखने लायक हो और ये स्क्रीन भी आपको पढ़ने लायक हो, बहुत ट्यून करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि टीवी ही अच्छा से दिख रहा है और मतलब चेहरा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि टीवी के लिए एक्सपोज किया हुआ है। तो डायनामिक रेंज रहेगा तभी कैमरा उसे कैप्चर कर पाएगा, दोनों को। एक्सपोजर होना चाहिए कंट्रोल, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप इसके टीवी के सामने गया चेहरा बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैनुअल कर दीजिए, वो सब कर सकते हो। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन वालों के लिए। देखिए कैमरा एकदम अलग हो गया है। आपको कैमरा चाहिए जिसमें लॉन्ग रिकॉर्ड टाइम है, आपको ऐसा कैमरा चाहिए जो ओवरहीटिंग ना करे, आपको ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें अच्छा एचडीएमआई आउटपुट हो या यूएसबी-सी आउटपुट हो और एक्सटर्नल पावर आसानी से लिया जा सके। तो ये हुआ यूज केस। मैं ये नहीं बता ये करना है, वो यूज क्या है आपका, आपका ये यूज है, इसके लिए ये फिल्टर आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा, एक ईएनजी सिस्टम। ईएनजी सिस्टम हो गया आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग, जैसे कि मैं गया था स्केल कॉर्नर, मैंने वहाँ कैमरा लेके लोगों का इंटरव्यू लिया, 4-5 मेरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो वहाँ पे समझिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में जनरली मतलब होता है कि आप पैर पे हो, ठीक है? तो जनरली ऐसा नहीं कि आप ये ट्राइपॉड नहीं रख सकते, लेकिन बहुत जगह पे लोग ट्राइपॉड का झंझट लेके नहीं चलना चाहते। जैसे कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, भाग रहा हूँ, बहुत बड़का-बड़का ट्राइपॉड लेके नहीं चलना चाहिए और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। तो वहाँ पे लोग मोनोपॉड यूज़ करते हैं कि सर एक डंडा है बस, ठीक है, हम पकड़े, वो भी कर सकते हैं। काफ़ी जगह पे लोग और कन्वीनियंस के लिए सीधे-सीधे भैया हैंड-हेल्ड पे चलना है। तो जैसे इसीलिए न्यूज़ वाले सारे में हैंड-हेल्ड रहता है। तो वॉकिंग अराउंड में अगर आप कर रहे हो कि ठीक है मैं लेके चल रहा हूँ, तो क्या ये मेरा कैनन 800D जिस पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, क्या वो सही है? नहीं। क्योंकि इसका आई बस यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी इमेज स्टेबलाइजेशन कैसा है? हल्का है, बहुत हल्का है। कैमरा उतना अच्छा नहीं था। मैं जब वो आईआईटी कानपुर का जो भी रिव्यू बना रहा था, उसमें भी वही दिक्कत हो रहा था कि मतलब फ़ील आ जाता है कि सर उतना स्टेबल नहीं है, गिम्बल खरीदो। अब कैमरा भी खरीदो, गिम्बल भी खरीदो, पैसा कहाँ है उतना? तो लॉजिक वही समझिए कि स्टेबलाइजेशन बहुत मायने रखता है। आप ऐसा काम करते हैं, सबसे पहले जो आपको देखना है, या तो गिम्बल लेके जुगाड़ कीजिए या तो कैमरा ही ऐसा हो जिसमें आपका अच्छा इमेज स्टेबलाइजेशन हो। वो आपको ध्यान देना पड़ता है। गुड इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑटो फोकस भी अच्छा होना चाहिए। यहीं पे सबसे ज़्यादा ऑटो फोकस का टेस्टिंग होता है, बाकी सारा में उतना लोड नहीं लेना है। यहाँ पे एकदम जान ले लेता है। फिर वज़न, वज़न बहुत मायने रखता है, यानी कि आप कई बार सोचेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है जो लोग कैमरा या लेंस के लिए 100 ग्राम बचाने के लिए ज़्यादा दे देते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपको ये कैमरा लेके रखना है, आपका मसल 15-20 मिनट के लिए बोलेगा थारा भाई सँभाल लेगा। आधा 1 घंटा में बोलने लगेगा कि पक्का और सँभालना है? अच्छा ठीक है देख लें। 2 घंटा होने लगेगा, भाई छोड़ दो। और आजकल बहुत सारे लोग जो ऑफ़िस जॉब से ये सब में कूद रहे हैं, बाद में स्लिप डिस्क बता देता है कि सर ज़्यादा नहीं लोड लेते हैं, प्यार से लोड नहीं लेते। तो इसीलिए वज़न कम होना चाहिए। और रहा बात क्या बोलोगे मैं गिम्बल कर रहा हूँ, ठीक है सर, गिम्बल का भी तो लिमिट है। गिम्बल पे एक हल्का कैमरा कितना आसानी से कितना देर उसकी बैटरी चलेगी वो ज़्यादा होता है। वहीं पे गिम्बल पे आप एकदम भारी कैमरा जो उसका अपर लिमिट, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 500 ग्राम से लेके 4 किलो तक संभाल सकता है। आप डाल दिए कि एकदम साढ़े 3 किलो, बोल जाएगा। ट्राई ज़रूर करेगा, मैनेज भी कर लेगा, लेकिन एक होता है ना कि एक होता है कि आराम से।
तो लोग वज़न इसीलिए कम किया है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग इक्विपमेंट में वज़न मायने रखता है। उसको काफ़ी कम करना और प्लस बैटरी कैपेसिटी। अभी तक देखिए मैंने जैसे 3 चीज़ों के बाद इसमें एक बार भी आपको बैटरी के बारे में लोड नहीं लेना है। यहाँ पे लोड लेना है। आजकल के टाइम का कैमरा इतना एफिशिएंट है कि फ़ोटोग्राफ़ी करते-करते बैटरी आपका खत्म होना बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसलिए मैं बोला हमेशा 2 बैटरी लेके तो आपको चलना ही है। लेकिन ये सब में बैटरी खाया जाता है। रिकॉर्डिंग बैटरी नया लगा, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नया बैटरी लगा। मतलब आपको बैटरी बदलना है कि एकदम ढट, ढट, ढट गन में जैसे मैगज़ीन बदलते हैं वैसे आपको बदलते रहना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आपको डुअल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा इस फ़ील्ड के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे मान लिया आप किसी की इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, बल्ले-बल्ले। आप गए और कार्ड फ़ेल हो गया तब? अब बोलेंगे ऐसा कभी नहीं होता है। 2 ही तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जिनका डेटा लॉस हो चुका है, दूसरा जिनका डेटा लॉस होने वाला है। ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं होने वाला है। ये मैं क्लियर कर दूँ, मेरे साथ भी हुआ है, अच्छे-अच्छों के साथ भी हुआ है। इसीलिए सारे प्रोफ़ेशनल इक्विपमेंट में डुअल कार्ड स्लॉट रहता है, कारण वही है। वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊप्स का कीमत बहुत भारी है। तो ये हो गया ईएनजी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग के बारे में। तो वही आप देख सकते हैं, मैंने बस यूज़ बताया और कितना कैमरा बदल गया। आपका देखिए वो प्रेज़ेंटेशन वाले में आपको लेना-देना नहीं है, 1 कार्ड स्लॉट है कि 2 है। यहाँ पे बहुत लेना-देना है, यहाँ पे वज़न से भी मायने रखता है। वहीं फ़ोटोग्राफ़ी में आपको ओवरहीटिंग ये सब के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इसीलिए अपना यूज़ समझिए, तब जाके आप अच्छे से गेस कर पाएँगे क्योंकि हर कैमरा हर चीज़ कर लेगा। हर कैमरा कुछ चीज़ को बेहतरीन करेगा। आपको बेहतरीन वाले में रहना है कि सर मेरा ये यूज़ है, मेरा ये कैमरा ही बेहतरीन कर लेता बम मैं। क्या मैं इस कैमरा से खुश हूँ? मैंने इसे साढ़े 6 साल पहले लिया था। इससे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल को सक्सेस कर लिया, दाल-रोटी कमा लिया इससे। मैं खुश हूँ और बहुत कैमराज़ आए लेकिन जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न रहा मेरा। मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यूज़ केस पता था कि करना क्या है। मैं वीडियो पे एकदम शुरू से पड़ा था कि मेरे को वीडियो करना है। तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस के लिए जो वेट किए, वो प्रॉफ़िट हो गया। फ्लिप आउट स्क्रीन के लिए वेट किए, वो पे ऑफ कर गया। माइक इनपुट के लिए जो पे ऑफ किए, वो पे ऑफ कर गया। ये 6 साल पहले की बात है। 6 या साढ़े 6 या 7 वही समझ लीजिए। तो लॉजिक वही रहता है, आपको अपना यूज़ पता है, तभी आप ऐसा कैमरा खरीद सकते हैं जिसके बाद आप सिर ना पीटेंगे। या जहाँ पे भी आपको सिर पीटने वाला वो ये होगा कि सर बहुत बहुत पुराना आप कैमरा को रगड़ रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैमरास के बारे में, खास तौर पे उसका यूज़ क्या है, आप एक्चुअली करोगे क्या? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।